ठीक, तो पहला है सिंगल स्टेप रिएक्शन, दूसरा है मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप का क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी नाम है। और सिंगल स्टेप का क्या नाम है? एलिमेंट्री और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस भी नाम है। ठीक है ना? गुड। तो सिंगल स्टेप होता है, उसमें क्या मैकेनिज्म होगा? उसमें कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक स्टेप में कंप्लीट हो गया। जहाँ पर भी आपने मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है, चाहे ऑर्गेनिक में पढ़ा हो चाहे कहीं भी, ज़्यादातर ऑर्गेनिक में ही पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ पे क्या होता है? रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, फिर बीच में क्या बनाते हैं? कोई इंटरमीडिएट बनाते हैं, फिर वो इंटरमीडिएट किसी से रिएक्ट करता है, फिर वो दूसरा इंटरमीडिएट बनाता है, फिर वो रिएक्टेंट से किसी से रिएक्ट, तो वो 3 4 5 स्टेप में जाकर के रिएक्शन होता है। तो जब ऐसा होता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्योंकि वो मल्टी स्टेप में हो रहा है। और जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो गया तो उसमें क्या मैकेनिज्म? वो तो सीधा हो गया, रिएक्टेंट पर जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है? और उसका रेट लॉ लिखना भी हमको आता है। क्या करते हैं उसमें रेट लॉ में? नो, सिंगल स्टेप के अंदर जो, बोलिए क्या होता है? रेट लॉ यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के और बी, नो, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, इसका मतलब रीजन नहीं कर रहे आप। जो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर बन जाता है जब सिंगल स्टेप होता है। ठीक है? लेकिन मल्टी स्टेप के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 1 + 2 = 3। ठीक है? इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी? क्योंकि सिंगल स्टेप है तो यही एक ही स्टेप है, यही रेट डिटरमाइनिंग है, यही एलिमेंट्री है, सब कुछ है। इसमें कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं जो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आ रहे हैं? 3। एक मॉलिक्यूल ए का और 2 बी के। तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, इन द एलिमेंट्री स्टेप या एलिमेंट्री रिएक्शन। तो 3 हो रहे हैं तो 3 हो जाएगा। ये मॉलिक्यूलैरिटी में मैंने डेफिनेशन दिखाई हुई है, ये आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है? सेम होती है। इसके बहुत सारे हमने एग्जांपल्स भी पीछे किए थे। मॉलिक्यूलैरिटी वाला टॉपिक खोलिए जरा जल्दी से।
खोल करके 2 मिनट में उसको रिवाइज करिए। मिल गया? मोलिकुलरिटी कहाँ लिखवाया था? जहाँ पे हमने टेम्परेचर वाला किया था उससे जस्ट पहले करवाया था। टेम्परेचर वाला कहाँ किया है? ये तो टाइम वाला है। इसका मतलब बेटा रिवीजन जो है वो हो नहीं रही है आपकी। रिवीजन होती ये रहा रिवीजन। इससे जस्ट पहले मैंने मॉलिक्यूलरिटी कराया। ये टेम्परेचर यहाँ से शुरू हुआ है, ये रहा। हाँ हाँ, तो यही कराया, इसीलिए तो आपका छूटा हुआ है और आपने लेक्चर भी नहीं देखा। अब आप आज जा कर के इसको कंप्लीट करिए, तो पूरे 3-4 पेज छूटे हुए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से वो लेक्चर कराया था मैंने, वो ज़रूर ज़रूर देखिए, इसको लिख लीजिए कि ज़रूर 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 देखना है। ओके, जिसमें ये मैंने बताया था कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती है। अच्छा, हाँ शायद, राइट। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तरफ। लिखिए, नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर हम पहला पॉइंट लिखिए कि इट इज़ अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है ना, ये पहले ही हमने बता दिया था। ठीक है, दूसरा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैन नॉट बी डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, तीसरा पॉइंट, अब जब ये रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रहा है तो हर स्टेप जो होगा, जो 4-5 स्टेप हैं, वो सारे जो हैं सिंगल स्टेप, वो सारे स्टेप्स अपने आप में एलिमेंट्री हैं। तो लिखिए, एवरी स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री, देयरफॉर their molecularity is defined। ठीक है, अभी एग्जांपल से भी समझाते हैं। क्या पॉइंट हो गए? 3। चौथा पॉइंट लिखिए, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is given by
the simplest step, the slowest step among all the steps, जितने स्टेप में रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर जो स्टेप सबसे स्लो है वो क्या देगा हमको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देगा। और कैसे देगा, सीधे उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम लोग हाँ यूज कर लेंगे। चलिए पांचवा पॉइंट 4 हो गया ना, पांचवा लिखिए। इन दिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन there is a formation of intermediate जानते हैं, हाँ, जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। ठीक है, क्या हो गए 5 पॉइंट, एक और लास्ट लिख लीजिए। बट इन रेट लॉ इंटरमीडिएट should not appear ठीक है, इंटरमीडिएट जब हम रेट लॉ लिखेंगे तो उसके अंदर हमें इंटरमीडिएट नहीं लिखना है, तो नहीं लिखना है और इंटरमीडिएट आ गया है स्लोएस्ट स्टेप में, तो क्या करेंगे, तो उस इंटरमीडिएट को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे वही सीखने हम लोग जा रहे हैं। चलिए ये हो गया, ओके। अब हम लोग सपोज एक रिएक्शन ले लेते हैं कि एक रिएक्टेंट है R, उससे प्रोडक्ट बन रहा है P, और ये कैसा रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हमको पता है कि मैनी स्टेप और मल्टी स्टेप में होगा, मल्टी स्टेप में होगा ये। तो सपोज स्टेप नंबर 1 क्या हो रहा है, रिएक्टेंट जो है वो ए में कन्वर्ट हो गया, ए में, ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो गया, ओके, और बी जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो कितने स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, 3 स्टेप में। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 3 स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। क्लियर हुई बात? तो अब जल्दी से ये जो 3 स्टेप हैं ये बताइए इसमें एलिमेंट्री कौन सा है, सारे। हर स्टेप क्या होता है, अपने आप में एलिमेंट्री होता है, लेकिन तो ये भी एलिमेंट्री हो गया, ये भी एलिमेंट्री हो गया अपने आप में, और ये भी एलिमेंट्री हो गया। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टेप के लिए अगर मुझे रेट लॉ लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, R इज इक्वल टू के R की पावर 1। मान लो इसका रेट कांस्टेंट, क्योंकि हर स्टेप का अलग होगा तो इसको K1 कर देता हूँ। ठीक है ना, जितने स्टेप में रिएक्शन होगा हर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, हर स्टेप का रेट कांस्टेंट भी अलग होगा। ठीक है, इसका K2 कर देता हूँ, इसका K3 कर देता हूँ, तो इसका रेट क्या होगा, इसको R1 कर दिया, इसका रेट अलग होगा R2, K2 और A की पावर 1। इसके लिए रेट लिखना है तो क्या हो जाएगा, R3, K3 और B
पावर 1। ये इंडिविजुअल स्टेप का रेट लॉ है, रिएक्शन का रेट लॉ नहीं है। रिएक्शन तो हमारा आर से प्रोडक्ट बन रहा है, और हमें जो बनाया जाएगा, कहा जाएगा लिखने के लिए क्या, कि रिएक्शन का रेट लॉ लिखिए। तो रिएक्शन का रेट लॉ लिखने के लिए कौन सा स्टेप यूज करेंगे? हाँ, इन तीनों में जो सबसे स्लो होगा वो यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों में सपोज कर लेता हूं मैं, चलिए अभी और दूसरी चीजें पढ़ समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको करते हैं। तो ये समझ में आ गया, रेट लॉ लिख दिया हमने, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा ये समझते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ इसका कैसा बनेगा। जगह मुझे ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा जगह के लिए इसको नीचे ले लेते हैं, और ग्राफ के लिए ऊपर ले लेते हैं जगह। तो एक तरफ हो जाएगा एनर्जी, और दूसरी तरफ हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक तरफ हो गया एनर्जी, दूसरी तरफ हो गया रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सपोज रिएक्टेंट की मेरे एनर्जी यहां पर है, तो ये मेरा रिएक्टेंट है, ठीक है। और यहां से ये मेरा प्रोडक्ट बन गया। 3 कर्व आए इसके अंदर। क्यों आए 3 कर्व? जब रिएक्टेंट से ये चला रिएक्शन, तो पहले जो है, पहले स्टेप में इंटरमीडिएट बना। ये क्या है? ए इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या बनेगा? यहाँ पे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट बना। तो यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा ट्रांजिशन स्टेट। ये पिछली बार भी हमने देखा था, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट 1 कर देते हैं, पहली ट्रांजिशन स्टेट बनी। फिर उसके बाद यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा बी, ठीक है। और ये भी क्या है? ये भी इंटरमीडिएट है, मीडिएट। और ये कैसे बना है? ये ए जो है वो बी में जब कन्वर्ट हुआ है, तो ये यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट
टू के जरिए से कन्वर्ट हुआ है। फिर आ जाइए यहाँ पे, ये तो प्रोडक्ट ही बन गया है, तो यहाँ पर हमारी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट 3, फिर प्रोडक्ट में सीधा कन्वर्ट हो गया। ओके, अब एक चीज और देखते हैं, ये वाली जो एनर्जी है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, मैंने इसको नाम दे दिया EA1। और इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बन रहा है, A बन रहा है। ठीक है, पहले स्टेप में बना तो इसलिए नाम मैंने 1 दे दिया। फिर ये वाली क्या हो जाएगी, हाँ, ये एक्टिवेशन एनर्जी EA2 हो गई दूसरे स्टेप की। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाली भी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसके लिए कौन सा रिएक्टेंट है, बी, इसके लिए कौन सा रिएक्टेंट है, ए, और इसके लिए रिएक्टेंट आर। तो सबकी अपनी अपनी रिएक्टेंट है, अपनी अपनी एक्टिवेशन एनर्जी है, तो ये EA3 हो गई। ठीक है, ये ग्राफ देख करके आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा स्लोवेस्ट स्टेप है। यस, और जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी वो सबसे स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो स्टेप है, ये क्या हो गया, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और फास्टेस्ट कौन सा हो जाएगा, हाँ, इसमें एनर्जी सबसे कम लग रही है, तो ये वाला जो हो जाएगा फास्टेस्ट हो जाएगा अमंग दीज 3 स्टेप्स। तो इस टाइप का भी आपको ग्राफ दे करके और क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं रेट लॉ पूरे ओवरऑल रिएक्शन का कैसे लिखा जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक दूसरा रिएक्शन लिख लेते हैं, 2A + 3B गिव्स राइज टू A2B3, ये प्रोडक्ट। ओके, अब ये जो रिएक्शन है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसका मुझे क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। दूसरा मॉलिक्यूलरिटी निकालनी है। ठीक है, और तीसरा रेट लॉ, ये लिखना है। ये 3 चीजें करने हैं। ठीक है, तो अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो ये दिया हुआ है कि ये मल्टी स्टेप में हो रहा है, और कैसे कैसे हो रहा है, तो लिखिए A + B गिव्स राइज टू AB। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 2, ए बी प्लस बी गिव्स राइज टू ए बी 2। स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3, ए बी 2 प्लस ए प्लस बी गिव्स राइज टू ए 2 बी 3। ये 3 स्टेप में मेरा रिएक्शन हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर फिर से वही सब एलिमेंट्री है, सबका रेट लॉ लिख सकते हैं आप, इंडिविजुअल रिएक्शंस का लिखिए जल्दी से। हाँ, K1 K2 K3। लिख दिया इंडिविजुअल का। इसका क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू K1 A1 और B की पावर 1। इसका क्या हो जाएगा, R2 K2 AB की पावर 1 B की पावर 1, R3 K3 AB2 इंटू A इंटू बी। पावर ओवर क्या लगा है, पावर 1 नहीं लगाया तो 1 ही। ये तो इंडिविजुअल का हो गया। अब इन्होंने साथ में ये दे दिया कि ये वाला जो स्टेप है ये RDS है। क्या है, यानी स्लोवेस्ट स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है इन तीनों में भी। ठीक है। तो पूरे ओवरऑल रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या हो जाएगा, बोलिए। वो हो जाएगा R इज इक्वल टू K इंटू 1 इंटू A की पावर 1 B की पावर 1। ठीक है। मैंने डायरेक्ट 3 स्टेप में से, क्योंकि मुझे एक स्टेप के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी थी कि ये सबसे स्लोवेस्ट स्टेप है, तो इसलिए मैंने रेट लॉ वहां से लिख दिया। अच्छा, रेट जो है वो RDS के ऊपर ही डिपेंड करता है जब मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। क्यों डिपेंड करता है, इसका इस तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हो कि सपोज कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कोई बिल्डिंग विल्डिंग बन रही है। अब वहाँ पे क्या क्या सामान चाहिए, मजदूर चाहिए, सीमेंट चाहिए, कंक्रीट चाहिए, है गिट्टी वगैरह, मोरन, ईंट चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए। तो सारे सामान, जितने भी वैरायटी के जितने भी आइटम चाहिए, सब पूरा एकदम स्टॉक में पड़ा हुआ है। मान लीजिए छत डल रही है तो पड़ा हुआ है, लेकिन एक सामान है, सपोज सीमेंट या गिट्टी या मोरंग वॉटएवर, वो नहीं है स्टॉक में। वो दुकान से आती है, फिर यूज होती है, फिर वो जी, हाँ, कंक्रीट की छत पड़ रही है वो पड़ती है। तो सारे चीज़ों की सबकी ज़रूरत पड़ रही है, सारे चीज़ें इन्वॉल्व हैं, लेकिन उस काम को डोमिनेट कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है, सीमेंट की सप्लाई। अगर सीमेंट की सप्लाई जितनी स्लो होती चली जाएगी,
जितनी डिले होती चली जाएगी, सारा सामान लेबर वेबर सब होने के बावजूद भी डिले होता चला जाएगा। तो इसी तरीके से बाकी रिएक्शन स्टेप कितने भी फास्ट हो जाए, जब तक वो आरडीएस स्लोवेस्ट स्टेप नहीं होगा तब तक बाकी स्टेप फास्ट होने से क्या फर्क पड़ रहा है। तो इसलिए पूरे रिएक्शन को वो स्टेप कंट्रोल करता है, समझ रहे हैं। तो ये होगी बात। इसीलिए डायरेक्ट वहां से मैंने रेड लॉ लिख दिया और मेरा काम हो गया। अब इसकी मॉलिक्यूलैरिटी मुझसे पूछी थी, तो मॉलिक्यूलैरिटी लिखी। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 2 1 + 1 2 हो जाएगा, बिल्कुल सही। ये हो जाएगा 2। मॉलिक्यूलैरिटी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, 2। क्यों बोला आपने 2? नॉट डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमने लिखवाया है कि मॉलिक्यूलैरिटी नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। तो इसके लिए मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। वेरी गुड। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जहाँ पर भी दिया हो और हमसे पूछ ले कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, तो हम बोल देंगे कि मॉलिक्यूलैरिटी इसके लिए डिफाइन नहीं है। चलिए, चलिए अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको और इसी रिएक्शन को मैं दोबारा लिखता हूँ। 2A + 3B gives rise to A2B3। तो मल्टी स्टेप था, कैसे हुआ था, A + B gives rise to AB, फिर AB + B gives rise to AB2, फिर नेक्स्ट स्टेप में AB2 + A + B gives rise to A2B3। यही 3 स्टेप में हुआ था। अब इसको दोबारा लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे दूसरी चीज इस्तेमाल होने जा रही है।
पिछले उसके अंदर मैंने ये कह दिया था कि ये जो मेरा है स्टेप, ये RDS है, यानी स्लोवेस्ट है। अब यहाँ पर मैं ये कह रहा हूं कि ये स्लोवेस्ट नहीं है, ये स्लोवेस्ट है। ठीक है, तो अब रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा? अब रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा? तो रेट लॉ हो जाएगा R इज इक्वल टू K2 इंटू AB इंटू B हो जाएगा। लेकिन क्या ये रेट लॉ सही है? चेक करिए, जो मैंने स्टेटमेंट्स लिखवाए हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के, उसको पढ़िए, एक बार निगाह डालिए, उसको देख करके बताइए कोई कमी तो नहीं है। क्या? आगे बढ़िए। हाँ, ये वाला स्टेटमेंट पढ़िए आप। तो ये तो रेट लॉ मैंने लिखा और इसमें इंटरमीडिएट आ रहा है। तो ये रेट लॉ इंटरमीडिएट क्योंकि इन्वॉल्व किए हुए है, इसलिए रेट लॉ सही नहीं है। इसलिए मुझे क्या करना होगा? इंटरमीडिएट को हटाना होगा। ठीक है, हाँ। तो इस बात को लिखिए, इट हैज, इस बात को लिख लिए। Rate law must not have intermediate, therefore we have to remove AB concentration. तो अब कैसे हटाई जाए? तो अब हमें इन तीनों स्टेप में से एक स्टेप चूज करना होगा और चूज करके